कहते हैं परिवर्तन ही जीवन का नियम है। इसी सोच के साथ आज की इस गहन चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 2025 पर, और इसके लिए हम बारीकी से नजर डालेंगे द प्रिंट में प्रकाशित एक विश्लेषण पर। बिल्कुल। देखिए, 2016 में जब मूल दिवाला और दिवालियापन संहिता मतलब आईबीसी आई थी, तो उसका मकसद बड़ा साफ था कि जो कंपनियां मुश्किल में हैं उन्हें बंद करने के बजाय एक तय समय में उभार लिया जाए। हाँ, और इसने कहीं ना कहीं कर्ज अनुशासन को तो बेहतर बनाया था। सही कहा। लेकिन समय के साथ ना कुछ दिक्कतें सामने आने लगी, जैसे प्रक्रिया में देरी, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगने लगा, और हर जगह ये ठीक से लागू भी नहीं हो पा रहा था। हाँ, एसआर स्टील जैसे कुछ बड़े मामले सुलझे जरूर, लेकिन वो तो गिने चुने मामले थे। असल दिक्कत तो बढ़ते हुए केस लोड और लंबी समय सीमा की थी। बिल्कुल। और फिर सीमा पार दिवाला और समूह दिवाला, इनके लिए कोई ठोस ढांचा नहीं था, जिसकी कमी महसूस हो रही थी। तो आज इस चर्चा का हमारा मकसद यही है कि 2025 के इस नए संशोधन बिल में जो खास बदलाव लाए जा रहे हैं उनको समझें। जैसे आपने कहा, लेनदार, नीति प्री इंसॉल्वेंसी, सीमा पार और समूह दिवाला, इनका क्या असर हो सकता है। हाँ, और ये चर्चा, जैसा आपने बताया, द प्रिंट के विश्लेषण पर आधारित है। और ये यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए और जो भी इस विषय में रुचि रखते हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आपने देरी और लागू करने में दिक्कतों का जिक्र किया। क्या यही वो मुख्य मसले हैं जिन्हें ये नया बिल सुलझाने की कोशिश कर रहा है? हाँ, निश्चित रूप से। जो राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण है, एनसीएलटी, उसके सामने मामलों का अंबार लग गया था। प्रक्रिया में देरी हो रही थी और जैसा मैंने कहा, लागू करने में एकरूपता नहीं थी। ये बड़ी चिंताएं थीं। तो ये जो 2025 का बिल है, ये एक तरह से इन कमियों को भरने और भारत की दिवाला व्यवस्था को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के करीब लाने की एक बड़ी कोशिश है। इसमें करीब 7 मुख्य बदलाव हैं। अच्छा, 7 बदलाव। तो पहला बड़ा बदलाव जो है वो लेनदार पहल वाली प्री इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया है। ये क्या चीज है? ये मौजूदा व्यवस्था से कैसे अलग है? हाँ, ये काफी दिलचस्प है। देखिए, ये लेनदारों को ना एक विकल्प देता है, एक नया रास्ता। अगर लेनदारों को लगता है कि भाई जो मौजूदा प्रमोटर है उस पर अभी भरोसा किया जा सकता है, वो कंपनी संभाल सकता है, तो वे एनसीएलटी को बताकर एक समाधान प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अब इसमें खास बात यह है कि कंपनी का कंट्रोल प्रमोटर के पास ही रहेगा। अच्छा। हाँ, और उन्हें ही समाधान योजना मतलब रेजोल्यूशन प्लान पेश करने का पहला मौका मिलेगा। तो फिर लेनदारों की क्या भूमिका होगी? लेनदार निगरानी के लिए एक इंसॉल्वेंसी पेशेवर मतलब आईपी नियुक्त करेंगे, और एनसीएलटी की भूमिका वो बस आखिरी में प्लान को मंजूरी देगी। तो ये मौजूदा एमएसएमई प्रीपैक से अलग है? हाँ, उससे कहीं ज्यादा व्यापक है ये। इसमें मूल विचार ये है कि अगर प्रमोटर पर भरोसा है तो टकराव कम हो, प्रक्रिया तेज हो। समझ गया। और ये जो दूसरी बात हो रही है, सीमा पार और समूह दिवाला, ये तो बिल्कुल नए लग रहे हैं। इनका क्या मतलब है और क्यों जरूरी है ये? हाँ, इनका तो वाकई लंबे समय से इंतजार था। देखिए, सीमा पार दिवाला के लिए भारत अब एनसीट्रल मॉडल कानून अपना रहा है। यूएनसीट्रल? हाँ, ये संयुक्त राष्ट्र का मॉडल कानून है जो करीब 50 देशों में मान्यता प्राप्त है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो भारतीय पेशेवर हैं वो विदेशों में अगर देनदार की कोई संपत्ति है तो उस तक पहुंच बना सकेंगे, और वैसे ही विदेशी मामले यहाँ निपटाए जा सकेंगे। अच्छा, तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी अहम होगा। बिल्कुल। इससे जो ग्लोबल निवेशक हैं उनका भरोसा बढ़ेगा। और समूह दिवाला ये भी पहली बार औपचारिक रूप से आ रहा है। समूह दिवाला मतलब अगर एक ही ग्रुप की कई कंपनियां दिवालियां हो जाती हैं तो उनकी कार्रवाई को प्रक्रियात्मक रूप से एक साथ जोड़ा जा सकेगा, कंसोलिडेट किया जा सकेगा। तो इससे फायदा ये कि प्रक्रिया में तेजी आएगी और लागत भी कम होगी, ज्यादा एफिशिएंसी आएगी। ठीक है। एक और मुद्दा था योजनाओं को मंजूरी मिलने में देरी का। क्या बिल इस बारे में कुछ कहता है? और वो एक रेनबो पेपर्स वाला मामला भी काफी चर्चा में था, जिसके असर को ये बिल शायद बदल रहा है। वो क्या था? हाँ, बिल्कुल। देरी वाला मुद्दा अहम है। तो नए बिल में ये प्रावधान है कि अगर लेनदारों की समिति यानी सीओसी ने किसी समाधान योजना को मंजूरी दे दी है तो एनसीएलटी को उसे 30 दिनों के अंदर मंजूरी देनी होगी, भले ही पैसों के बंटवारे को लेकर कोई विवाद चल रहा हो। अच्छा, वो विवाद बाद में सुलझेगा? हाँ, वो विवाद बाद में सुलझाए जा सकते हैं। इससे प्लान लागू जल्दी होगा,
कंपनी का नियंत्रण जल्दी मिलेगा। और रेनबो पेपर्स वाला मामला? था रेनबो पेपर्स मामले में उसने क्या किया कि जो सरकारी टैक्स बकाया थे, जैसे वैट वगैरह, उन्हें सुरक्षित ऋण का दर्जा दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें बैंकों जैसे सिक्योर्ड लेनदारों के बराबर या उनसे भी पहले भुगतान मिलने लगा। लेकिन ये तो आईबीसी की मूल भावना के शायद खिलाफ था। बिल्कुल। तो अब ये संशोधन इस फैसले के असर को बदलने की कोशिश कर रहा है। अब ये साफ किया जा रहा है कि केवल वही कर्ज सुरक्षित माने जाएंगे जहां कोई संपत्ति गिरवी रखी गई हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट बना हो। जो वैधानिक दावे हैं जैसे वैट या जीएसटी, वो सुरक्षित नहीं माने जाएंगे। तो मतलब बैंकों और वित्तीय लेनदारों को सरकारी टैक्स पर प्राथमिकता मिलेगी। हाँ, सरल शब्दों में यही मतलब है। जैसा कि मूल आईबीसी का इरादा था, उसे और स्पष्ट किया जा रहा है। अच्छा, क्या कुछ और भी मुख्य बदलाव हैं जिनके बारे में आप संक्षेप में बता सकें? जरूर। एक तो ये कि अब परिसमापन यानी लिक्विडेशन की प्रक्रिया में भी सीओसी की भूमिका बनी रहेगी। वो लिक्विडेटर को नियुक्त कर सकेंगे, हटा सकेंगे, इससे उनकी जवाबदेही बढ़ेगी। दूसरा, जो परिहार आवेदन होते हैं, मतलब दिवालिया होने से ठीक पहले संपत्ति इधर उधर करने वाले संदिग्ध लेन देन को रद्द करने के आवेदन, उन पर एनसीएलटी को तेजी दिखानी होगी। शायद 14 दिन के अंदर फैसला देना होगा। और हाँ, दिवाला आवेदन वापस लेने की प्रक्रिया को भी थोड़ा सख्त किया गया है। खासकर अगर सीओसी बन गई है तो फिर आसानी से मामला वापस नहीं लिया जा सकेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये संशोधन आईबीसी को ज्यादा कुशल, ज्यादा समयबद्ध और शायद वैश्विक स्तर पर सुसंगत बनाने की दिशा में एक काफी महत्वपूर्ण कदम लग रहा है। हाँ, लक्ष्य तो स्पष्ट रूप से यही दिख रहा है। देरी कम हो, समाधान तेजी से हो, लेनदारों के हितों की रक्षा हो और साथ ही जो व्यवहार्य बिजनेस है उन्हें बचाया भी जा सके। लेकिन ये बात जरूर याद रखनी होगी कि इन कानूनी बदलावों का असली असर तो इस पर निर्भर करेगा कि ये जमीन पर लागू कैसे होते हैं। और जहाँ तक यूपीएससी उम्मीदवारों की बात है, उनके लिए तो ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था वाले खंड में दिवाला सुधारों से जुड़े सवाल आ सकते हैं। तो ये जो बदलाव हैं, इनके पीछे के कारण, इनके संभावित असर, ये सब समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और प्रारंभिक परीक्षा में, मतलब प्रीलिम्स में, इन संशोधनों की जो मुख्य बातें हैं उनसे जुड़े फैक्ट बेस्ड सवाल बन सकते हैं। तो इस विश्लेषण पर आपके क्या विचार हैं? क्या लगता है आपको, इन बदलावों से आईबीसी की प्रभावशीलता वाकई सुधरेगी? अपने सवाल या विचार नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और हाँ, इस तरह की और गहरी चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब जाते जाते एक सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं। कानूनी सुधार अपनी जगह बहुत जरूरी हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि एनसीएलटी जैसे जो सहायक संस्थान हैं, उनकी क्षमता और उनके बुनियादी ढांचे को मजबूत किए बिना इन सुधारों का पूरा लाभ मिल पाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा।